नमस्कार। आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपकी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में आपकी मदद करने के लिए, इसे लगातार और बेहतर बनाने के लिए हमारे द्वारा प्रयास किए जाते रहते हैं और इसी के अंतर्गत हमारे द्वारा रणनीति श्रृंखला को आरंभ किया गया है। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? दरअसल परीक्षा की तैयारी के दौरान अलग अलग विषयों को पढ़ते हुए आप सभी के मन में इस बारे में संदेह आते रहते हैं कि किस विषय को किस प्रकार से पढ़ें, अध्ययन के स्रोत क्या होने चाहिए, परीक्षा में जो प्रश्न आ रहे हैं उनकी प्रकृति क्या है, रणनीति क्या होनी चाहिए। तो इन सभी संदेहों का समाधान करने के लिए हमने इसे आरंभ किया है और आज की कक्षा में मैं आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित विषयों को यहां पर संबोधित करूंगा और इन विषयों को मुख्य रूप से हम प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं कि आप जब कक्षा में होते हैं, वहां पर हम इन विषयों को पढ़ते हैं, तो वहां पर ऐसा नहीं होता है कि आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित जो प्रारंभिक परीक्षा के विषय हैं उनको पढ़ेंगे, कल हम आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित मुख्य परीक्षा के विषयों को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से पढ़ाई नहीं होती। हम लोग जब अध्ययन करते हैं तब हम सारे विषयों को एक साथ जोड़ करके ही पढ़ते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हुए हमें तथ्यों और अवधारणाओं अर्थात कॉन्सेप्ट और जो अवधारणाएं हैं उनका अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशन, इसके बीच एक संतुलन को समझना पड़ता है। हम जब मुख्य परीक्षा की तरफ जाते हैं तो निश्चित रूप से अवधारणा और अनुप्रयोग अर्थात कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन, उनका जो वेटेज है, उनका जो वारांक है, वो बढ़ जाता है। अब अगर मैं आपसे इतिहास विषय की बात करूं तो सिविल सेवा परीक्षा के अंदर में हम इतिहास विषय को कई खंडों में विभाजित कर लेते हैं। जैसे अगर आप यहां से देख करके इसे समझें तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय हमारे सामने आते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय, इसके साथ साथ में हम देखते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विषयों को। यहां से आगे बढ़ते हुए हमारे सामने अगला विषय आता है आधुनिक भारतीय इतिहास और आगे बढ़ते हुए भारतीय विरासत और संस्कृति। अब यहां पर यह बात भी ध्यान रखने वाली है कि संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा का जो पाठ्यक्रम जारी किया है उसमें उन्होंने भारतीय विरासत और संस्कृति लिखा है, लेकिन प्रचलित रूप में हम इसे कला और संस्कृति के रूप में देखते हैं। लेकिन तकनीकी रूप से इसका नाम भारतीय विरासत और संस्कृति है पाठ्यक्रम के अनुसार। यहां से आगे बढ़ते हुए हम आजादी के बाद का भारतीय इतिहास, आजादी के बाद का भारतीय इतिहास और अंत में हम कुछ विषय यहां पर देखते हैं विश्व इतिहास के भी। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हुए जब हम सामान्य अध्ययन की बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में, तो यहां पर जो इतिहास के विषय हैं वो हमें प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 1 और मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 1 वहां पर भी इसके साथ में संबंधित दिखाई पड़ते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास को हम मुख्य रूप से प्रारंभिक परीक्षा के साथ में जोड़ करके देखते हैं। वो अलग बात है कि ये दोनों खंड इतने महत्वपूर्ण रहते हैं कि भारतीय विरासत और संस्कृति को पढ़ते हुए
एक आधार तैयार करने का जो कार्य है वो प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के द्वारा ही होता है। तत्पश्चात हम जब आधुनिक भारतीय इतिहास, भारतीय विरासत और संस्कृति को देखते हैं तो इनका संबंध हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के साथ में जोड़ करके देखते हैं। और आजादी के बाद का भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास, हम जब इसकी बात करते हैं तो इसको हम मुख्य रूप से मुख्य परीक्षा के साथ में जोड़ करके ही देखते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि आजादी के बाद का जो भारतीय इतिहास है वो इतना विस्तृत है कि प्रारंभिक परीक्षा के अंदर में भी हमें उसका असर देखने को मिल जाता है कभी कभी। तो ऐसे में ये एक वृहद विभाजन हो गया विषयों का। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आधुनिक भारतीय इतिहास या जो इतिहास हमारा जो विषय है यहाँ पर, इसका जो पाठ्यक्रम है, संघ लोक सेवा आयोग ने आखिर क्या पाठ्यक्रम निर्धारित किया है। तो आप यहाँ पर देखें, पाठ्यक्रम इतिहास विषय का प्रारंभिक परीक्षा में यह संपूर्ण इतिहास विषय का पाठ्यक्रम है। अब इसी में से हमें आधुनिक भारतीय इतिहास का पाठ्यक्रम निकालना है। यहां पर संघ लोक सेवा आयोग ने आपका कार्य थोड़ा आसान कर दिया है, तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अलग से लिख दिया है। और जरा आप समझिएगा इस बात को कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को चूंकि अलग से लिख दिया गया है, तो ऐसे में यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के दौरान जो आधुनिक भारतीय इतिहास का खंड है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। एक अगला प्रश्न और आपके मस्तिष्क में बहुत बार आता है कि जब यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है उसका सूक्ष्म विभाजन या उपखंडों में विभाजन तो दिया नहीं गया है, तो आखिर फिर पाठ्यक्रम का निर्धारण होता कैसे है? हम कैसे इस बात को निर्धारित करते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर में इस टॉपिक को पढ़ना है, यह टॉपिक महत्वपूर्ण है, यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण नहीं है? देखिए, इस बात का जो निर्धारण है वो इस तरीके से होता है कि आखिर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो किन खंडों से पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में जो अध्यापक गण हैं वो अलग अलग वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनका विश्लेषण करते हैं, अपने अपने खंड का विश्लेषण करते हैं और इस बात को निर्धारित करते हैं कि किस खंड के ऊपर में हमें अधिक ध्यान देना चाहिए, किस खंड के ऊपर में हमें कम ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये सारी प्रक्रिया बहुत अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया होती है, बहुत समय लगता है इसमें, और इसीलिए एक अभ्यर्थी से हम इसे करने की उम्मीद नहीं करते हैं। और इसी कार्य को आसान बनाने के लिए हमारे द्वारा इस श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। तो आइए मैं ये पूरी प्रक्रिया किस तरीके से होती है आपको दिखाता हूं अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से। इसमें सबसे पहले हम इस बात को तय करते हैं कि अलग अलग वर्षों में किस खंड से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 1, और मुख्य रूप से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास की। तो 2011 से लेकर 2022 तक किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं इस खंड से, आप यहाँ पर देखें प्रश्नों की संख्या को। 2011 से हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमें 10 प्रश्न दिखाई पड़ते हैं। आप पूछ सकते हैं कि 2011 क्यों रखा आपने? दरअसल स्टूडेंट्स, सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम बदला गया था 2011 में प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर। मुख्य परीक्षा के स्तर पर यही बदलाव हुए थे 2013 में। तो मेरी कोशिश यहाँ पर यही रही कि आधुनिक भारतीय इतिहास की बात करते हुए कम से कम 2011 का आधार यहाँ पर रखा जाए। अन्य खंडों में हम इसको बदल भी सकते हैं, 2015-16 तक हम लोग आ सकते हैं, लेकिन लगभग 6-7 सालों का विश्लेषण तो होना ही चाहिए। ऐसे में आप देखें 2011 में 10 प्रश्न हैं, 2012 में 11 प्रश्न हैं, फिर 13 में 6 हैं, 14 में 5 हैं, 15 में 8 हैं, 16 में 6 हैं, 17 में आपको 7 दिख रहे हैं, 2018 में हमें 11 प्रश्न दिख रहे हैं, आपको यहाँ पर भी 11 दिखे थे, यहाँ पर भी 11 दिख रहे हैं। 2019 में हमें 7 प्रश्न दिख रहे हैं, 2020 में हम यहाँ पर 9 प्रश्न देख रहे हैं,
फिर 21 में 9 है और 22 में 4 प्रश्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो 2022 में हमें यहाँ पर काफ़ी कम संख्या दिख रही है, 2014 में भी हमें काफ़ी कम संख्या दिख रही है, ऐसे ही 2013 में, और 2000 अगर हम 12 को देखें, आप 18 को देखें, आप 11 को देखें तो यहाँ पर 10, 11 की संख्या दिख रही है। सामान्य तौर से हम लोग ऐसे मान करके चलते हैं कि इतिहास के खंड से प्रारंभिक परीक्षा में जितने भी प्रश्न आ रहे होते हैं उसका लगभग 50% प्रश्न जो है वो आधुनिक भारतीय इतिहास के खंड से दिखाई पड़ते हैं। हालांकि 2022 को आप एक अपवाद के रूप में उठा सकते हैं। तो ऐसे भी कुछ एक वर्ष बीच में कभी कभी एक ऐसा साल आ जाता है जब ये अनुपात बिगड़ जाता है। तो इसीलिए हम लोग जब अनुपात का निर्धारण करते हैं तो हम किसी एक वर्ष को आधार नहीं बनाते हैं, हम कई वर्षों को देखते हैं और उसमें देखते हैं कि उन वर्षों में आखिर किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक तो मैंने यहाँ पर आपको ये बताया कि जो भी प्रश्न यहाँ पर आधुनिक भारतीय इतिहास के खंड से दिखाई पड़ते हैं प्रारंभिक परीक्षा के अंदर में, तो कुल प्रश्नों का लगभग 50% हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगर मान लीजिए 16 प्रश्न हमें दिखाई पड़ रहे हैं तो उसमें से 8 के आसपास हमें देखने को मिल जाते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के खंड से। अब यहाँ पर जब प्रश्नों को हल करने की बारी आती है तो मैं हमेशा अभ्यर्थियों को एक सलाह देता हूँ कि देखिए, आपको बहुत भावुक होने की आवश्यकता नहीं रहती है। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हो सकते हैं जो कि इतिहास विषय को पढ़ करके आते हैं स्नातक के स्तर पर, परास्नातक के स्तर पर, पोस्ट ग्रेजुएशन के स्तर पर या ग्रेजुएशन के स्तर पर, तो उन्हें लग रहा होता है कि हम तो सभी प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन ये जो दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण उचित नहीं है, क्योंकि कम से कम 2 से 3 प्रश्न तो ऐसे होंगे ही होंगे जो कि इतने अधिक कठिन होते हैं या ऐसी जगहों से उठा करके रख दिए जाते हैं जो कि आपकी अध्ययन सामग्री के अंदर में शामिल नहीं होते हैं। तो अगर हम ये मान करके चलें कि 16 प्रश्न के आसपास हमें देखने को मिल रहा है इतिहास विषय के खंड से, तो ऐसे में 12 से जो 13 प्रश्न हैं, अगर ये कोई अभ्यर्थी हल करके आ रहा है तो इसको हम एक बहुत अच्छा प्रयास मानते हैं, बहुत उत्तम प्रयास के रूप में इसको हम लोग देखते हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों की प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर आप एक प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदी फीमेल स्कूल से संबंध थे या थी, जो बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाने लगा? एनी बेसेंट, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सरोजिनी नायडू। आप सबसे पहले विषय को देखें तो यहां पर आप देखें कि महिला शिक्षा के विषय को उठाया गया है। आप सबसे पहले इस बात की तरफ ध्यान दें। और हम सभी लोग जानते हैं कि महिलाओं से जुड़े हुए विषय वो हर तरफ, हर जगह महत्वपूर्ण रहते हैं। अगर मैं इतिहास विषय की बात करूं तो चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो, आधुनिक भारतीय इतिहास को ध्यान में रखते हुए महिलाओं से जुड़े हुए विषय आपको अक्सर परीक्षा में देखने को मिल ही जाते हैं। हम मुख्य परीक्षा में किस प्रकार से ये विषय महत्वपूर्ण है आगे चर्चा करेंगे जब मुख्य परीक्षा की बात करेंगे और वहां पर आधुनिक भारतीय इतिहास को देखेंगे। तो यहां पर अगर आप देखें तो महिला शिक्षा के विषय को उठा लिया और उसमें भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात कर दी। हम जब भारत में शिक्षा के इतिहास को उठाते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास में, तो वहां पर समाज सुधारकों ने महिला शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया है यह बहुत महत्वपूर्ण विषय रहता है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिला शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयास किए हैं वो प्रारंभिक दौर में सबसे महत्वपूर्ण प्रयासों में गिने जाते हैं, देखे जाते हैं। तो यहां पर आपने देखा किस प्रकार से महिला शिक्षा का विषय हमारे सामने आया और एक बहुत बड़े समाज सुधारक का उसमें योगदान क्या रहा। तो निश्चित रूप से यह विषय तो महत्वपूर्ण रहेगा हमारे लिए। आगे चलते हैं। एक और प्रश्न आप यहां पर देखिए।
भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब यहां पर अगर आप देखें तो एक तिथि आपको दे दी गई है, लेकिन इस बात को आप ध्यान रखें कि सभी तिथियां महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, लेकिन कुछ तिथियां इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि वो हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अब इस बात का निर्धारण हम जब विषयों को विस्तार से पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर करते हुए चलते हैं। अब यहां पर अगर आप देखें तो AICC द्वारा, अर्थात कांग्रेस के जो अखिल भारतीय समिति है उसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकार किया गया। ये बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल आसान सा एक प्रश्न हमारे सामने यहां पर रखा गया। अब कुछ घटनाएं हैं, जैसे कि आप देखें जलियांवाला बाग हत्याकांड है, जैसे आप देखें बंगाल का विभाजन है, स्वदेशी आंदोलन है। ये कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं हैं, इनसे जुड़ी हुई तिथियां अपने आप महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है, वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है 1929 में, जहां पर जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की घोषणा कर देते हैं। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी हमें ध्यान में रखना होता है। और आगे बढ़ते हैं, अगर आप यहां पर देखें एक और प्रश्न को, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। अगला है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? तो अगर अब आप यहां पर इन दोनों कथनों को देखें और जब आप अभ्यास करते हैं, जो प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर, तो यहां पर कुछ एक शब्द आपको दिखेंगे जिन्हें हम लोग कहते हैं कि एक पक्षीय कथन या एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स कहते हैं। आखिर ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? ये एक पक्षीय कथन क्या होते हैं? ऐसे कथन जहां पर आपको कभी देखने को मिल जाएगा सभी, या कभी आपको देखने को मिल जाएगा शब्द केवल, ओनली या ऑल। तो अगर ऐसे शब्द आपके सामने किसी कथन में आते हैं, किसी प्रश्न में आते हैं, तो मैं हमेशा आप सभी को सलाह देता हूं कि वहां थोड़ा रुक करके उस कथन को देखने समझने की जरूरत होती है। और अगर हम यहां पर बात करें तो ये वाला कथन यहां पर गलत है, क्योंकि सभी महिलाओं के लिए इसकी संस्तुति की बात हमारे सामने उभर करके नहीं आती है। इसके अलावा 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में निश्चित रूप से महिलाओं के संबंध में प्रावधान किए गए थे। अब यहां पर आप एक बात को और ध्यान में रखें कि यह प्रश्न किस विषय से निकला है। तो संवैधानिक विकास की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत अंग्रेजों ने कई तरह के एक्ट पास किए हैं। रेगुलेटिंग एक्ट से यह सिलसिला शुरू होता है, फिर चार्टर एक्ट की तरफ आता है सिलसिला, फिर वहां से भारत सरकार अधिनियम या हम भारत परिषद अधिनियमों को देखते हैं। और इसके अंतर्गत 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार हो, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हो, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो, ये तीन तो बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। महत्वपूर्ण तो सभी हैं, लेकिन ये तीन कुछ अधिक ही महत्वपूर्ण रहते हैं, तो इनको हमें ध्यान में रखने की जरूरत होती है। तो ऐसे में यहां पर केवल 2 सही होता है। तो यहां से हमने क्या सीखा कि हमें एक तो जो एक पक्षीय कथन होते हैं, थोड़ा इन पर ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। इसके अलावा संवैधानिक विकास की प्रक्रिया के जो विषय हैं, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। आगे चलते हैं। आप यहां पर देखते हैं इस प्रश्न को, और ऐसे प्रश्नों के बारे में मैं हमेशा अभ्यर्थियों को कहता हूं कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हुए आपको ऐसे प्रश्न जहां पर बहुत अधिक तथ्यात्मक जानकारियां आपसे पूछी जा रही होती हैं, आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं रहती है। यही वो 2 से 3 प्रश्न होते हैं जो हमें करने नहीं होते हैं। वो अलग बात है कि कई बार आपकी कक्षाओं के अंदर में ऐसे विषय आ जाते हैं, लेकिन ये केवल भाग्यवश होता है, ये जानबूझकर नहीं होता है।
तो कभी ये आपके पक्ष में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन मेरी सामान्य सलाह क्या होती है? सामान्य सलाह होती है कि ऐसे प्रश्नों से बचें। आप जरा प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। अगला है, संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई। यहां उन्हें समर्पित एक गिरजाघर भी है। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। आप देख रहे हैं यहां पर बहुत तथ्यात्मक बातें हैं। और इसके अलावा इस विषय को विश्व इतिहास के विषयों के साथ भी जोड़ने की कोशिश की गई है। विश्व इतिहास में हम जब यूरोप में जाते हैं और वहां पर हम इस बात को देखते हैं कि पुनर्जागरण के साथ साथ में धर्म सुधार का आयोजन होता है, और जो ईसाई धर्म है वहां पर आंतरिक सुधार के विषय उभर करके आते हैं, तो जेसुइट संघ हमारे सामने उभर करके आता है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के संदर्भ में। तो यहां पर पहला कथन बिल्कुल सही है। इसके अलावा तीसरा कथन भी सही है, दूसरा कथन यहां पर गलत है। अगर मैं आपको तथ्य बताऊं तो इनकी मृत्यु गोवा में नहीं बल्कि इनकी मृत्यु चीन के निकटवर्ती क्षेत्रों में हुई थी। अब आप यहां पर देखिए कि दूसरा कथन गलत हो गया है। अगर दूसरा गलत हो गया तो आप यहां पर देखें कि आप एलिमिनेट कर सकते हैं और 1 और 3 यहां पर सही हो जाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि किसकी मृत्यु कहां पर हुई? सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाला एक अभ्यर्थी, क्या उससे हम इस बात की उम्मीद करें? और निश्चित रूप से इस बात की उम्मीद करना यह नाइंसाफी होगी। इसीलिए मैंने आपको कुछ प्रश्न ऐसे दिखाए जो करने वाले हैं और एक प्रश्न ऐसा भी दिखाया जो करने वाला नहीं है, ताकि आपको इस बात का अंदाजा लग सके कि हमें क्या करना चाहिए, किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। दोनों बातें स्पष्ट होनी चाहिए। अब यहां पर तो मैंने कुछ प्रश्न आपको दिखाए हैं, लेकिन आप लोगों की सहायता के लिए मेरे पास एक पूरी सूची है। अगर आप इस सूची को देखें तो इसको देख करके हम 2011 से लेकर के 22 तक जो अलग अलग खंड हैं उनसे जो प्रश्न पूछे गए हैं, किस खंड से अब तक किसने प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इस बात का निर्धारण बहुत आसानी के साथ में कर सकते हैं। आप जरा यहां पर ध्यान केंद्रित करिए। आप देखिए कि ये एक ऐसा खंड है हमारे पास में जहां से 12 प्रश्न आए हैं। कौन सा खंड है ये? जरा ध्यान से देखिएगा। और ये खंड है आर्थिक इतिहास का। आर्थिक इतिहास की हम जब बात करते हैं तब हम बात करते हैं यहां पर मुख्य रूप से कि आखिर अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियां कौन कौन सी थी, चाहे वो स्थायी बंदोबस्त हो, रैयतवाड़ी बंदोबस्त हो, महालवाड़ी बंदोबस्त हो। भारत से धन का निकास किस प्रकार से हुआ है, कृषि का वाणिज्यीकरण किस प्रकार से किया गया है। इसके अलावा भारत में विऔद्योगीकरण किस प्रकार से घटा, रेलवे का आगमन कैसे हुआ, उसके प्रभाव क्या हुए। ये सारे के सारे विषय आर्थिक इतिहास के साथ में जुड़े हुए हैं। और अगर आप यहां पर देखें तो 2020 हो, 2019 हो, आप यहां पर देखें 18 हो, 17 हो, 15 हो, हमें लगातार यहां से प्रश्न देखने को मिले हैं। हालांकि कोई बात नहीं, 2021 और 22 में हमें यहां से प्रश्न देखने को नहीं मिले। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हमें केवल 1-2 वर्षों को नहीं देखना होता है, हमें कई वर्षों का विश्लेषण करना पड़ता है। और यहां से यह बात हमें स्पष्ट हो रही है कि औपनिवेशिक आर्थिक इतिहास का विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं जब कक्षाओं में यह विषय आपको पढ़ाता हूं तो वहां पर भी मेरा विशेष ध्यान रहता है इस विषय के ऊपर में। अब आपको और स्पष्ट हो रहा होगा कि क्यों मैं वहां पर लगातार इस विषय पर बल देता रहता हूं। आप आगे देखिए, हमारे पास एक विषय यहां पर और दिख रहा है और आप देखें विभिन्न अधिनियम, और एक प्रश्न मैं अभी आपको इससे दिखा करके आ गया। चाहे वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, चाहे पिट्स एक्ट हो, चाहे चार्टर अधिनियम हो 1813 का, 33 का, 53 का,
1858 का भारत सरकार अधिनियम हो, फिर उसके बाद आने वाले 1861 से आगे भारत परिषद अधिनियम हो, और फिर 1909, 1919, 1935 के विभिन्न अधिनियम हो। यह अगला एक महत्वपूर्ण विषय हमारे लिए रहता है। आप आगे देखें यहां पर, इसके बाद में हम देखते हैं कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के विषय, चाहे वो 19वीं शताब्दी के हों, अर्थात राजा राम मोहन राय से आप शुरुआत करिए, हेनरी विवियन डेरोजियो से आप शुरुआत करिए, और चाहे हम वहां से निकलते हुए 20वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की तरफ आए, जहां पर हम अकाली आंदोलन को देख लेते हैं, हम जाति सुधार के संबंध में विषयों को देखते हैं, हम महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए विषयों को देखते हैं, ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस को देखते हैं मार्गरेट कजिन्स के नेतृत्व में। तो ये सारे के सारे विषय 19वीं शताब्दी के, 20वीं शताब्दी के, ये दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे लिए। और 20वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इसके ऊपर में समाजवादी विचारधारा का असर पड़ रहा था, और इस वजह से यह एक नई प्रकृति को ग्रहण करता है, जो कि 19वीं शताब्दी से एक हद तक अलग है। तो यहां पर अभी हमने 3 विषयों को निकाला। इसके अलावा आप यहां पर देखें तो हमारे पास एक विषय है प्रमुख व्यक्तित्व का। गांधी जी सबसे आगे रहते हैं इसमें, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये कुछ बड़े व्यक्तित्व हैं। और प्रमुख व्यक्तित्व और उनका योगदान, ये विषय तो हम मुख्य परीक्षा के साथ में जोड़ करके भी देखते हैं, और मुख्य परीक्षा में तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय रहता है। अब प्रमुख व्यक्तित्वों में कई सारे भारतीय व्यक्तित्व भी हैं, लेकिन कुछ विदेशी व्यक्तित्व भी हैं। खास तौर पर अलग अलग गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, जिनके विषय में हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, लेकिन वो विषय प्रारंभिक परीक्षा में भी आपके सामने उभर करके आ जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी जोड़ करके ही की जाती है। अब यहां पर आगे आप देखिए, हमारे पास एक और ये विषय है भारत छोड़ो आंदोलन का। गांधी जी ने जो राष्ट्रीय स्तर पर बड़े आंदोलन किए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, आप अभी एक प्रश्न देख करके आ भी रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन की जो प्रकृति है और जिन हालातों में गांधी जी ने इसको आरंभ किया था, यह असहयोग और सविनय अवज्ञा से बिल्कुल अलग है, और इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। अगर हम यहां पर देखें तो असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में हम लगातार इस बात को देखते हैं कि गांधी जी अपने आंदोलनों को सरकारी दमन से बचाने की जो प्रकृति है उसको आगे बढ़ाते हुए कार्य करते थे। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में हमें साफ साफ दिख रहा था कि अगर हमने कोई भी आंदोलन किया तो सरकार के द्वारा कठोर दमन निश्चित है। इसके बावजूद गांधी जी आंदोलन शुरू करते हैं। क्या यह आंदोलन अहिंसक था? क्या यह आंदोलन हिंसक था? यह विषय भी उभर करके हमारे सामने आते हैं। तो ऐसे में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के आंदोलनों में सबसे विशेष हो जाता है, और आप देखिए 4 प्रश्न हमको यह दे भी चुका है। इसके अलावा आप यहां पर देखें कि ये कुछ और विषय हैं हमारे पास में, स्वदेशी और बहिष्कार। अब स्वदेशी और बहिष्कार ये विषय है, यूरोपियनों का आगमन ये विषय है। ये क्यों इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं? क्योंकि देखिए, अगर आप यूरोपियनों के आगमन को नहीं पढ़ते हैं तो आधुनिक भारतीय इतिहास का आपका आधार ही नहीं बन पाता है। जबकि अगर तकनीकी दृष्टि से देखें तो यूरोपियनों का जो आगमन है ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास के साथ में जाकर के जुड़ता है। 15वीं 16वीं शताब्दी में हम भारत के अंदर में यूरोपियनों का आगमन देखना शुरू करते हैं, लेकिन मध्यकालीन भारतीय इतिहास के साथ जुड़ा होने के बावजूद यह विषय हमारे लिए आधुनिक भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि उसका आधार बनाता है। इसके अलावा आप यहां पर देखें स्वदेशी और बहिष्कार के विषय। स्वदेशी और बहिष्कार ही तो वो पहला विषय था
वो पहली घटना हमारे सामने उभर करके आती है जब कांग्रेस नरम दल के प्रभाव से अपने आप को बाहर निकालती है और सड़क की राजनीति या जन आंदोलनों की राजनीति की तरफ आगे बढ़ती है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ते हुए ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु के रूप में हमारे सामने आता है और इसी के साथ में जोड़ करके हम क्रांतिकारी विचारधारा का जो पहला चरण हमारे सामने आता है, इसका मुख्य केंद्र बंगाल बनता है, पंजाब बनता है, दिल्ली बन जाती है और खास तौर पर बंगाल। तो यहां पर कई सारी क्रांतिकारी घटनाओं को देखते हैं। तो ऐसे में ये विषय आपको स्पष्ट हो रहे होंगे। बाकी विषय भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि क्षेत्रीय राज्य है, यहां से हमें एक प्रश्न दिखाई पड़ा। सहायक संधि के विषय है एक प्रश्न, 1857 का विद्रोह है एक प्रश्न, जनजातीय आंदोलन है, यहां से हमें फिर भी 3 प्रश्न देखने को मिले। और ये विषय मुख्य परीक्षा के अंदर भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसके अलावा सूरत विभाजन से हमें यहाँ पर एक प्रश्न देखने को मिलता है। दिल्ली दरबार, गदर पार्टी, होम रूल लीग, गांधी और गांधी जी के जो अन्य जो आंदोलन है, इनको अगर आप यहाँ पर जोड़ दें तो कम से कम हमको यहाँ पर 4 से 5 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं इस पूरे के पूरे विषय से। तो निश्चित रूप से गांधी जी, उनके आंदोलन, शुरुआती आंदोलन हो, बाद के आंदोलन हो, ये बिल्कुल आपको यहाँ से देख करके स्पष्ट हो रहा होगा। आप भारत छोड़ो आंदोलन को देख लीजिए, आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को देख लीजिए, यहाँ से ये बात आपको बिल्कुल स्पष्ट हो रही होगी कि गांधी जी से जुड़ी हुई घटनाएं आप यहाँ पर देख सकते हैं। गांधी इरविन समझौता, ये सारे विषय गांधी जी के साथ में जुड़े हुए हैं और सारे महत्वपूर्ण हैं। ऐसे ही आप देखिए आजाद हिंद फौज के विषयों को, यहाँ से भी एक प्रश्न उठा है। कांग्रेस के अलग अलग अध्यक्ष, हालांकि थोड़ा तथ्यात्मक विषय हो जाता है ये। इसके अलावा किसान आंदोलन से विषय भी हमारे सामने उभर करके आए हैं। शिक्षा के विषय भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, करीब 4 प्रश्न हमारे सामने उभर के आए हैं। तो ये एक वृहद सूची आप लोगों के लिए थी कि कौन कौन से विषय यहाँ पर महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। अब आपके अध्ययन के आखिर स्रोत क्या होने चाहिए? हम जब अध्ययन के स्रोत देखना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से इस बात में कोई संदेह नहीं रहता है कि एनसीईआरटी आपका आधार तैयार करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। अब एनसीईआरटी की हम जब बात करते हैं तो बच्चों के मन में इस बात को लेकर संदेह रहता है कि सर नई वाली एनसीईआरटी पढ़ें कि पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़ें। देखिए, हम जब पुरानी वाली एनसीईआरटी की बात करते हैं तो मुख्य रूप से आधुनिक भारतीय इतिहास जो कि बिपिन चंद्र के द्वारा लिखी गई, ये वास्तव में पुरानी एनसीईआरटी ही है, जो कि अलग अलग पब्लिकेशंस के माध्यम से पब्लिश की जा रही है, प्रकाशित की जा रही है। हम जब पुरानी एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो यहाँ पर कथाक्रम के बारे में, स्टोरी लाइन के बारे में हमें अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर आप वर्तमान में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनकी प्रकृति को देखें तो यहाँ पर अवधारणात्मक प्रश्न, इसके अलावा ऐसे प्रश्न जो कि अनुप्रयोग पर आधारित हैं, एप्लीकेशन पर आधारित हैं, वो अधिक आ रहे हैं। ऐसे में नई एनसीईआरटी की भी उपयोगिता बराबर रहती है। अब ये एनसीईआरटी पढ़नी है नहीं पढ़नी है, ये कई विषयों पर निर्भर करता है कि आपके पास समय कितना है। निर्भर इस बात पर भी करता है कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है। अगर देखिए, आप किसी ऐसे पृष्ठभूमि से आते हैं जहां पर आपने इतिहास विषय का अध्ययन नहीं किया है, या सामान्य रूप से हम लोग कहते हैं कि ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड या मानविकी का जो पृष्ठभूमि है, मानविकी का जो एक बैकग्राउंड है, ह्यूमैनिटीज जो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अक्सर जो बच्चे इस पृष्ठभूमि से निकल करके आ रहे होते हैं तो इनमें से इतिहास के साथ में उनका संबंध कम से कम 12वीं कक्षा तक तो ठीक से बना रहता है। हम लोग जो प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहे होते हैं तो मूल रूप से तो यही कहा जाता है कि 12वीं कक्षा तक का जो पाठ्यक्रम है वो कोर ऑफ द कोर है। सबसे अधिक आपको इसी पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है, और अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी, इसकी समझ आपकी बेहतर है तो फिर कोई तनाव आपके सामने आता नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर अगर ध्यान दें तो समय और पृष्ठभूमि,
कि अगर आप विज्ञान की पृष्ठभूमि से आते हैं और एक लंबा समय हो गया है इतिहास विषय को आपने नहीं पढ़ा है, आपको आधारभूत समझ भी नहीं है, आपके पास समय है तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि जो ओरिजिनल एनसीईआरटी है उसी को पढ़ें, कोई सारांश, कोई गाइड बुक इनको ना पढ़ें। आप खास तौर पर जब एनसीईआरटी को पढ़ने जाते हैं तो यहाँ पर ये एक मेरी अलग से सलाह रहती है, क्योंकि अलग अलग विद्यार्थियों के साथ में जब मैं मिलता हूँ तो इस बात को लगातार मैंने देखा, कई जगहों पर मैंने देखा, और सब बच्चों को ये हमेशा बोलता हूँ और आपको भी यहाँ पर बोल रहा हूँ कि जो ओरिजिनल एनसीईआरटी है आप इसी को पढ़ें अगर आप इसको पढ़ने जा रहे हैं तो। मूल रूप से आप यहाँ पर ध्यान दें, अगर मैं एक प्राथमिकता तय करूं तो कक्षा 8 के लिए इतिहास विषय की पुस्तक है, ये आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित है। इसके अलावा इस पुस्तक का संबंध कक्षा 12 के साथ में है, कक्षा 12 भाग 3। और इसको पढ़ने के बाद में अगर आपके पास समय रहता है तो आप कक्षा 9 और 10 की ये इतिहास की पुस्तकों के कुछ अध्याय, क्योंकि यहाँ पर विश्व इतिहास के कुछ विषय भी आपको देखने को मिलेंगे, तो ऐसे विषय जो भारतीय इतिहास के साथ में जुड़े हुए हैं आप उनको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ना है ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपको कक्षा के अंदर में पढ़ाया कैसे जा रहा है। तो आपके अध्यापक की सलाह भी, जिनसे भी आप पढ़ रहे हैं, वो यहाँ पर मायने रखती है। इसके बाद एनसीईआरटी से हम जब आगे बढ़ते हैं, कुछ और मानक पुस्तकों की हम बात करते हैं। तो मानक पुस्तकों में बिपिन चंद्रा की बात तो मैंने आपसे पहले ही कर दी और मैंने ये बात बोल भी दी कि ये वास्तव में जो पुरानी एनसीईआरटी की पुस्तक है ये वही है। इसके अलावा हमारे पास और भी कई सारी पुस्तकें रहती हैं जिसके बारे में बच्चे पूछते हैं कि सर ये पढ़ लें, जैसे कि शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक है प्लासी से विभाजन या स्पेक्ट्रम, एक और प्रसिद्ध पुस्तक रहती है बच्चों के बीच में। इसके अलावा आप देखें सुमित सरकार आधुनिक भारत का इतिहास, इशिता बनर्जी दुबे मैम की पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसके अलावा आधुनिक भारत का इतिहास BL ग्रोवर अलका मेहता की पुस्तक। अब ये इतनी सारी पुस्तकें हैं, कौन सी पढ़ें कौन सी छोड़ें। देखिए, अगर मैं इन पुस्तकों की बात करूं तो आपके लिए जो काम की जानकारियां हैं वो लगभग इन सब पुस्तकों के अंदर में है। लेकिन अगर मैं यहां पर भाषा की दृष्टि से, इसके अलावा पाठ्यक्रम की दृष्टि से बात करूं तो अगर आप इस पुस्तक को या फिर इस पुस्तक को या फिर मैंने या कहा है, इनको अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बेहतर है। अगर आपके पास समय होता है तो आप इस पर भी जा सकते हैं। लेकिन देखिए, मैंने बोला है समय, और अधिकांशतः तो मैं ये कहता हूं कि एक अध्यापक के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अलग अलग पुस्तकों को पढ़ करके और उन पुस्तकों के अंदर में क्या अच्छी बातें हैं, कौन सी काम की जानकारियां हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो इस पुस्तक के अंदर में जो संवैधानिक विकास की प्रक्रिया है उसको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। भारत के जो अलग अलग गवर्नर जनरल रहे हैं उनके कार्यों को बहुत विस्तार से बताया गया है। तो बड़ी शानदार पुस्तक हो जाती है इन विषयों को ध्यान में रखते हुए। तो अभी आप यहां पर समझिए इस बात को कि एक शिक्षक की यहां पर जिम्मेदारी अधिक हो जाती है, और इसीलिए मैं आप लोगों को सलाह देता हूं कि आप इन मानक पुस्तकों में से कोई एक पुस्तक उठाएं, लेकिन उस एक पुस्तक का जो अध्ययन है वो आप कई बार करें। और जब एक पुस्तक का अध्ययन कई बार किया जाता है तो आपकी अवधारणात्मक समझ, इसके अलावा अनुप्रयोगात्मक समझ, एप्लीकेशन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सारे आपके स्पष्ट होते हुए चले जाते हैं। तो यहां पर एक अंत में अगर निष्कर्ष मैं आपको दे दूं तो अगर आपको पढ़ना है तो आप यहां पर या तो ये पुस्तक और या तो ये पुस्तक, इनके ऊपर में जा सकते हैं मूल रूप से। बाकी यहां पर शिक्षक की जिम्मेदारी अधिक हो जाती है। इसके अलावा अगर अब हम अंत में बात करें रणनीति की, तो देखिए यहां तक आते आते मैं विषय आपको बता चुका हूं, लेकिन
इन विषयों का अगर हम वृहद विभाजन करें तो आधुनिक भारतीय इतिहास को हम 3 खंडों में मूल रूप से विभाजित कर सकते हैं। ब्रिटिश विजय और विस्तार की प्रक्रिया, ब्रिटिश नीतियां और उनके प्रभाव, भारतीय विद्रोह और आंदोलन। हम जब ब्रिटिश विजय और विस्तार की प्रक्रिया की बात करते हैं तो इसके अंदर में हम मुख्य रूप से देखते हैं कि अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किससे हुआ? यूरोपीय लोगों से ही हुआ, पुर्तगालियों से, डचों से, फ्रांसीसियों से। और इसके अलावा हम जब भारतीय शक्तियों की बात करते हैं तो भारतीय शक्तियों की बात करते हुए मुख्य रूप से हम बंगाल की बात करते हैं। इसके अलावा मैसूर की बात की जाती है। मैसूर के साथ साथ में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मराठा, इनकी बात करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सिखों की। ये बड़ी भारतीय क्षेत्रीय शक्तियां थीं जिनका अंग्रेजों के साथ संघर्ष हुआ। इसके अलावा हम अवध को देखते हैं, हैदराबाद को देखते हैं, झांसी को देखते हैं, सतारा को देखते हैं, कित्तूर में रानी चेन्नम्मा को देखते हैं। तो ये सब भी घटनाक्रम हमारे सामने आता है। लेकिन ब्रिटिश विजय और विस्तार की प्रक्रिया को देखते हुए मुख्य रूप से ये 5 विषय बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश नीतियों की हम जब बात करते हैं तो ब्रिटिश नीतियों की बात करते हुए हम राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों को देखते हैं कि सिविल प्रशासन में नीतियां क्या रहीं, सैन्य प्रशासन में नीतियां क्या रहीं। इसके अलावा राजनीतिक स्तर पर किस प्रकार से बदलाव होते रहे 1857 के पहले और उसके बाद में। आर्थिक नीतियां जो कि मुख्य रूप से औपनिवेशिक आर्थिक इतिहास ही है, जिसमें भू राजस्व की अलग अलग नीतियां, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। इसके अलावा धन के निकास का सिद्धांत, द्वैध शासन के माध्यम से किस प्रकार से आर्थिक लूट की गई बंगाल में, ये विषय। इसके साथ साथ में भारत में विऔद्योगिकरण के विषय, कृषि के वाणिज्यीकरण के विषय, रेलवे का आगमन। तो ये सारे के सारे विषय, ये नीतियां और इसके प्रभाव, ये सारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर भारत के अंदर में सामाजिक और शैक्षिक नीतियां किस प्रकार से आरंभ हुई, अंग्रेजों के साथ में क्या संबंध रहा, किस प्रकार से अंग्रेजों ने शुरुआती दौर में 19वीं शताब्दी के आरंभ में जब इस बात को दिखाना शुरू किया कि भारतीय संस्कृति में गर्व करने योग्य कुछ भी नहीं है, तो राजा राम मोहन राय और अन्य विद्वानों का उदय होता है और भारतीय समाज में धर्म के अंदर में सुधार की एक प्रक्रिया शुरू होती है। इसके अलावा हम शिक्षा के विषयों को देखते हैं कि अंग्रेज अपने प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए, अपने प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए जब उन्हें एक सस्ती श्रम शक्ति की आवश्यकता पड़ती है तब वो आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में सक्रिय होते हैं। हालांकि इससे हमें भी लाभ होगा, लेकिन हमें प्राप्त होने वाले जो लाभ हैं वो लाभ यहाँ पर अप्रत्यक्ष लाभ है। तो ये विषय इस तरीके से हमें जोड़ करके समझने होते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पर देखें भारतीय विद्रोह और आंदोलन को, तो एक बात पहले आप ध्यान रखें कि विद्रोह और आंदोलन, इनमें कुछ तकनीकी अंतर है। जैसे विद्रोह, मुख्य रूप से हम सशस्त्र विद्रोहों की बात करते हैं यहाँ पर, और हम जब आंदोलन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम अहिंसक प्रतिरोध की बात करते हैं। और भारत के अंदर में जब अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक शोषण की नीतियों को आगे बढ़ाना शुरू किया तो हम देखते हैं जनजातियों ने इनका विरोध किया, किसानों ने इनका विरोध किया। इसके अलावा हम इस बात को देखते हैं कि ऐसे राजे रजवाड़े जिनके राज्यों पर कब्जा हो गया था, उन्होंने भी अंग्रेजों का विरोध किया, हिंसक विरोध किया। इसके अलावा हम सैनिकों के विद्रोह भी देखते हैं और इन सभी विद्रोहों का चरमोत्कर्ष हम देखते हैं 1857 के विद्रोह के अंतर्गत। आंदोलनों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम किसान आंदोलनों को देखते हैं, हम निम्न जाति के आंदोलनों को देखते हैं, जाति सुधार के आंदोलनों को देखते हैं, मंदिर प्रवेश के आंदोलनों को देखते हैं, और सबसे बड़ा आंदोलन हम जो देखते हैं वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक। तो आप इस तरीके से बड़े खंडों के अंदर में
इसको विभाजित कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक विषय और आता है कि आखिर इन सब को नोट्स के माध्यम से किस प्रकार से तैयार किया जाए। तो देखिए, जब नोट्स बनाने की बात होती है तो आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि जो मानक पुस्तकें आप पढ़ रहे हैं, जो एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं, जो कक्षा में आप पढ़ रहे हैं, ये एक तरीके से आपके डिटेल्ड नोट्स हो जाते हैं। वहाँ पर बहुत डिटेलिंग रहती है, बड़ा विस्तार रहता है। और परीक्षा में आप जब जाएंगे, मान लीजिए आप जब प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, तो उसके ठीक पहले आपको अनेकों विषय पढ़ने हैं। तो ऐसे में मैं हमेशा आप लोगों को सलाह देता हूं कि जो विस्तृत जानकारियां हैं, जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, उसको आप माइंड मैप के अंदर में परिवर्तित करें। और माइंड मैप्स को बनाने का सबसे आसान सा तरीका रहता है कि आप यहां पर कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें, सांकेतिक शब्दों का इस्तेमाल करें। जैसे अगर उदाहरण के माध्यम से मैं आपको यहां पर समझाऊं कि भारत के अंदर में आधुनिक शिक्षा का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ, तो हमारे सामने सबसे पहला प्रश्न आना चाहिए कि आखिर आधुनिक शिक्षा का विकास क्यों किया गया। इसके अलावा अगला विषय हमारे सामने उभर करके आता है कि किस प्रकार से प्रक्रिया क्या रही, इसका विकास हुआ। इसके अलावा हमें यहां पर इस बात को समझना होता है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या था। इसके अलावा जो अगला विषय हमें यहां पर देखना होता है वो रहता है विभिन्न आयोग यहां पर किस प्रकार से लाए गए। इसके अलावा हम इस बात को देखते हैं कि समाज सुधारकों का क्या योगदान रहा शिक्षा के क्षेत्र में। अब इसी को आप और विस्तार दे सकते हैं कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद के संबंध में आप यहां पर विषय जोड़ दें। विभिन्न आयोग, अब जैसे यहां पर मैकाले का मिनट है, वुड्स डिस्पैच है, हंटर कमीशन है, इसके अलावा रैले कमीशन है, विश्वविद्यालय अधिनियम है, 1913 की घोषणा है, सैडलर आयोग है, यहां पर हार्टोंग कमीशन है, यहां पर वर्धा की योजना है, सार्जेंट योजना है। तो ये सब में क्या अंतर है। इसके अलावा अलग अलग सुधारक, उनका क्या योगदान रहा, जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का क्या योगदान रहा, राम मोहन राय का क्या योगदान रहा, दयानंद सरस्वती का क्या योगदान रहा। तो इन विषयों को अब हमने एक विषय उठाया और उसे अलग अलग खंडों में विभाजित कर दिया। अब इनके कीवर्ड्स को यहां पर ऐड कर देंगे। इस तरीके से जो विस्तृत नोट्स हैं उनका एक माइंड मैप बन जाएगा। फिर अगला विषय आता है कि सर इतने सारे नाम होते हैं, इनको याद कैसे किया जाए। ये एक और प्रश्न आपकी तरफ से आता है। देखिए, अब नाम करने तो पड़ेंगे, लेकिन आप जब बार बार इसका अभ्यास करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो चीजें आपके लिए आसान होती हुई चली जाती हैं। और इसके लिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि इस पर आप त्रिस्तरीय रणनीति को अपनाइए, थ्रीफोल्ड, कि आप यहां पर दैनिक रिवीजन की तरफ ध्यान दीजिए। दैनिक रिवीजन की अगर मैं बात करूं, सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, जो आप पढ़ चुके हैं विषय में उनकी बात कर रहा हूं मुख्य रूप से यहां पर। इसके अलावा दैनिक के साथ साथ में आप यहां पर इसको फिर आगे लेकर के जा सकते हैं साप्ताहिक स्तर पर। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए फिर हम इसे मासिक स्तर पर लेकर के जा सकते हैं कि दिन में एक बार, फिर सप्ताह में एक बार, फिर महीने में एक बार, फिर आगे बढ़ते हुए आप 3 से 4 महीने पर एक बार आप रिवीजन कर सकते हैं विषय का। तो एक बार हमने विषय को पढ़ा, एक अपनी अंडरस्टैंडिंग, एक समझ विकसित की, और उसके बाद में
हम जब इस तरीके से इसका रिवीजन करते हुए निकलते हैं तो धीरे धीरे ये जानकारियां हमारे दिमाग में शामिल होती हुई चली जाती हैं और फिर जब प्रश्न हमारे सामने आते हैं तो उन प्रश्नों को करने में हम सक्षम होते हैं। अब यहीं पर मैं अभ्यास की जो आवश्यकता है उसको भी जोड़ देता हूं कि आप जब किसी विषय को पढ़ते हैं तो उससे संबंधित अभ्यास प्रश्नों को जरूर हल करें। देखिए, पढ़ना सबको अच्छा लगता है कि आज 2 टॉपिक पढ़ डाले, आज 30 पेज पढ़ लिए, 40 पेज पढ़ लिए, लेकिन इस बात को आप ध्यान रखिए, जब तक आप उससे संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल नहीं करेंगे तब तक उस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे किया जाए यह आपको स्पष्ट नहीं हो पाएगा। अब अंत में आते हुए ये कुछ महत्वपूर्ण विषयों को फिर से आप लोगों की समझने के लिए यहाँ पर जोड़ा गया है। आप लोग देख सकते हैं इनको। यूरोपियनों का आगमन, संवैधानिक विकास, गांधीवादी चरण, सामाजिक धार्मिक सुधार, सविनय अवज्ञा आंदोलन और आर्थिक इतिहास के विषय। थोड़ा इन पर आप विशेष ध्यान दे लेंगे। विस्तार से मैं आपको ये बता ही चुका हूँ। आज के इस सत्र में, आज की इस क्लास में रणनीति श्रृंखला के अंतर्गत आधुनिक भारतीय इतिहास को प्रारंभिक परीक्षा के साथ में जोड़ करके हमने लगभग सभी महत्वपूर्ण विषयों को यहाँ पर देख लिया है, समझ लिया है। आपके सुझावों का स्वागत रहेगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट्स के द्वारा अपनी राय से हमें अवगत जरूर कराएं। वीडियो कैसा लगा, ये जानकारियां कितने काम की रहीं, ये सारे सुझाव आपकी तरफ से आमंत्रित रहेंगे। इस पूरी क्लास में, इस पूरे सत्र में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।